आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो शायद सुनने में थोड़ा असहज लगे, थोड़ा चुभने वाला हो। हाँ, हो सकता है। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही पावरफुल, बल्कि कहूँ तो एक एक्सप्लोसिव आइडिया से शुरू होता है। ये बातचीत इस बारे में नहीं है कि कोई कमजोर क्यों है, बल्कि इस बारे में है कि उसे कमजोर बने रहने के लिए ट्रेन कैसे किया गया है। हाँ, और ये ट्रेनिंग अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग, हमारा समाज अनजाने में ही हमें देता है। आज हम इसी बलिदान के मिथक यानी द मिथ ऑफ सैक्रिफाइस के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा सोर्स इस पूरी धारणा को चैलेंज करता है कि अगर आप त्याग करेंगे, खुद को मिटा देंगे, तो आपको सम्मान और वफादारी मिलेगी। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन है स्रोत के तर्कों की गहराई में उतरना और ये समझना कि कैसे ज्यादा देना, ज्यादा समर्पण करना असल में कम पाने की वजह बन जाता है। सही बात। यहाँ तक कि सोर्स इस बात को समझाने के लिए मैकियावेली जैसे विचारक का भी हवाला देता है, जो बताता है कि दुनिया आदर्शों पर नहीं बल्कि असलियत में कैसे काम करती है। हाँ, तो चलिए इस उलझे हुए लेकिन जरूरी मौजू की परतें खोलते हैं। लेट्स डू इट। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत के अनुसार बचपन से हमारे दिमाग में एक समीकरण डाल दिया जाता है। ज्यादा दो तो तुम ज्यादा मूल्यवान बन जाओगे, ज्यादा सहन करो तो तुम्हें ज्यादा सम्मान मिलेगा, खुद को हमेशा आखिर में रखो तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। ये बातें सुनने में कितनी नेक लगती हैं, है ना? बहुत नेक लगती हैं। लेकिन सोर्स इसे एक खतरनाक झूठ कहता है। ये झूठ क्यों है? ये झूठ इसलिए है क्योंकि ये असल दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच नहीं करता। स्रोत का तर्क बहुत सीधा और क्रूर है। अच्छा। वो कहता है कि दुनिया बलिदान को नहीं बल्कि लेवरेज और कंट्रोल को महत्व देती है। दुनिया ये नहीं पूछती कि किसी ने कितना दर्द सहा, वो पूछती है कि उसके कंट्रोल में क्या है। ओके। एक पीपल प्लीजर यानी दूसरों को खुश करने वाला व्यक्ति यहीं पर हार जाता है। वो सोचता है कि उसका दर्द, उसका त्याग एक करेंसी है जिसे देकर वो सम्मान खरीद सकता है। लेकिन स्रोत कहता है पेन इज नॉट अ करेंसी। दर्द की कोई कीमत नहीं मिलती। वाओ, पेन इज नॉट अ करेंसी। ये सुनने में ही कितना कठोर लगता है। इसका मतलब है कि त्याग और बलिदान, जिसे हम एक वर्चू, एक अच्छा गुण समझते हैं, वो असल दुनिया के मार्केट प्लेस में वर्थलेस है। वर्थलेस नहीं बल्कि उससे भी बुरा। ये आपके खिलाफ काम कर सकता है। स्रोत कहता है कि ये आपको मूल्यवान नहीं बल्कि एक्सप्लॉइटेबल बनाता है। एक्सप्लॉइटेबल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका शोषण करना आसान हो। और यहीं से ये पूरा जाल शुरू होता है। जो चीज आप अच्छी भावना से शुरू करते हैं, वो कब आपके गले की फांसी बन जाती है पता ही नहीं चलता। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो ये जो उदारता है, ये कैसे धीरे धीरे एक बोझ बन जाती है। स्रोत कहता है कि इसकी एक पूरी प्रोसेस है। हाँ, एक 4 चरणीय प्रक्रिया। शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, पहली बार तो सब अच्छा लगता है, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, आपको अच्छा महसूस होता है जी। लेकिन जब आप ये दूसरी बार करते हैं तब तो धन्यवाद की जगह एक उम्मीद ले लेती है। अरे वो तो कर ही देंगे। एक अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन बन जाती है। और यहीं से वो फिसलन भरी ढलान शुरू होती है, क्योंकि तीसरी बार तक तो वो उम्मीद एक हक बन जाती है। It's taken for granted। हाँ, वो मानकर चलते हैं कि ये तो आपका फर्ज है। और चौथी बार? बिल्कुल। और चौथी बार तो खेल ही पलट जाता है। अगर उस चौथी बार आपने मना कर दिया तो आप अचानक से बुरे बन जाते हैं। आप धोखेबाज कहलाते हैं। हाँ, सवाल ये नहीं होता कि आपने 3 बार क्यों किया, सवाल ये होता है कि आपने चौथी बार क्यों नहीं किया। ये बहुत ही सटल ट्रेनिंग है जो हम अनजाने में दूसरों को दे रहे होते हैं। ये तो कमाल का ऑब्जर्वेशन है। पर ऐसा होता क्यों है? क्या लोग इतने अनग्रेटफुल होते हैं? यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो ये है कि स्रोत के मुताबिक ये लोगों के बुरे या अच्छे होने के बारे में है ही नहीं। तो फिर ये ह्यूमन नेचर और पावर डायनामिक्स के बारे में है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप उनके ऋणी हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया है। मतलब मैंने ही उन्हें सिखाया है? हाँ, जो चीज एक उदारता के रूप में शुरू होती है वो एक पैटर्न बन जाती है और पैटर्न हक की भावना, एंटाइटलमेंट को जन्म देता है। एक पीपल प्लीजर सोचता है कि वो गुडविल यानी सद्भावना बना रहा है, लेकिन असल में वो अनजाने में खुद के एक्सप्लॉइटेशन की कीमत कम कर रहा होता है। मतलब हम अनजाने में ही दूसरों को सिखा रहे हैं कि हमारी सीमाओं का सम्मान न करें। वाह, एग्जैक्टली। स्रोत यहाँ मैकियावेली के विचार का उल्लेख करता है। अच्छा,
जो चीज आप बार बार और आसानी से देते हैं उसका मूल्य कम हो जाता है। जिसे आप रोक कर रखते हैं, जिसका मिलना तय नहीं होता, उसका मूल्य बढ़ जाता है। स्कैसिटी क्रिएट्स वैल्यू। ये एक बहुत ही व्यवहारिक लेकिन कड़वा सच है। ये बात सोचने वाली है। हाँ? मतलब जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा मदद के लिए तैयार, वो अनजाने में अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। हाँ। वो उपयोगी तो बहुत हैं, पर क्या वो मूल्यवान भी है? स्रोत शायद इसी भ्रम की बात कर रहा है, यूजफुल होने और वैल्यूएबल होने के बीच का भ्रम। प्रिसाइजली। और ये इस चर्चा का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एक पीपल प्लीजर भरोसेमंद, हमेशा उपलब्ध और फ्लेक्सिबल बनने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। उसे लगता है कि ये गुण उसे इंडिस्पेंसेबल बना देंगे, मतलब कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहता है कि विडंबना ये है कि यही गुण उसे सबसे ज्यादा रिप्लेसेबल बना देते हैं। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। जो इंसान सबसे ज्यादा यूजफुल है वो रिप्लेसेबल कैसे हो सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शक्ति और परिणाम का खेल है। स्रोत के अनुसार यूजफुल होना पावर नहीं है, तो क्या है? सीक्वेंस नहीं होता, कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, तो उसे हटाना बहुत आसान होता है। अच्छा। पीपल प्लीजर हर असुविधा को, हर प्रॉब्लम को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जब वो नहीं होता तो सिस्टम पर कोई असर ही नहीं पड़ता, बाकियों की जिंदगी आराम से चलती रहती है। तो वो अपनी जरूरत खुद ही खत्म कर रहा है, अपनी अहमियत खुद ही कम कर रहा है। हाँ। स्रोत यहाँ एक क्लासिक मैनेजर का उदाहरण देता है। वो मैनेजर जो टीम को खुश करने के लिए हमेशा हाँ कहता है, वीकेंड पर काम करने के लिए मान जाता है और कभी पुशबैक नहीं करता। उसकी टीम उसका सम्मान नहीं करती, वो बस उसे इस्तेमाल करती है। जैसे ही कोई और उस मैनेजर से कम कीमत पर हाँ कहने के लिए तैयार हो जाता है, पुराने मैनेजर को हटा दिया जाता है। सिद्धांत वही है, चाहे वो राजा हो या टीम लीडर। यूजफुल होना तब तक ठीक है जब तक आप अपनी शर्तों पर यूजफुल हो, लेकिन जब आप बिना शर्त यूजफुल हो जाते हैं तो आप मूल्यवान नहीं रह जाते। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन स्रोत का सबसे चौंकाने वाला, सबसे माइंड बेंडिंग दावा तो अब आता है। हाँ, ये वाला। वो कहता है कि लोग अक्सर उसी से नाराज रहते हैं, उसी से रिजेंट करते हैं जो सबसे ज्यादा बलिदान देता है। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। मुझे तो लगा था कि लोग ऐसे इंसान की पूजा करते होंगे। हाँ, ये सुनने में एक पैराडॉक्स जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। क्या साइकोलॉजी है? स्रोत का तर्क है कि ये जलन या ईर्ष्या के कारण नहीं है, बल्कि किसी का अधिक बलिदान दूसरों में एक तरह की मनोवैज्ञानिक असहजता, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। असहजता? किस तरह की असहजता? मुझे समझ नहीं आया। देखिए, जब कोई व्यक्ति लगातार धीरज, संयम और आत्मत्याग दिखाता है तो वो अनजाने में एक आईना बन जाता है। आईना? एक ऐसा आईना जिसमें दूसरों लोगों को अपना आराम, अपना भोग विलास, अपनी सेल्फिशनेस नजर आने लगती है। आपका बलिदान उनकी सुविधा को उजागर करता है, आपका संयम उनके एक्सेस को दिखाता है। और कोई भी ऐसे आईने में देखना पसंद नहीं करता जो उनकी कमियों को दिखाए। ओह माय गॉड। तो इस असहजता से बचने के लिए वो क्या करते हैं? वो उस आईने को ही तोड़ देते हैं। मतलब वो उस व्यक्ति को सम्मान देने के बजाय उसके मूल्य को कम करने लगते हैं। कम करने लगते हैं? हाँ, वो उसकी नीयत पर सवाल उठाते हैं या उसे बेचारा कहकर खारिज कर देते हैं। वे उससे दूरी बना लेते हैं ताकि उन्हें अपने बारे में बुरा महसूस ना हो। तो मतलब प्रशंसा पाने के बजाय वो व्यक्ति एक वॉकिंग रिमाइंडर बन जाता है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। वाओ, दैट्स डार्क। इट इज। इसीलिए स्रोत कहता है कि सबसे ज्यादा आत्मत्याग करने वाले लोग अक्सर सबसे कम सुरक्षित होते हैं। दे आर नॉट एडमायर्ड, दे आर कंज्यूम्ड। उनकी प्रशंसा नहीं होती, उन्हें सोख लिया जाता है। हाँ, उनकी ऊर्जा को इस्तेमाल कर लिया जाता है और फिर उन्हें किनारे कर दिया जाता है। इससे एक और आम धारणा टूटती है कि वफादारी दुख सहने से कमाई जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए बहुत कुछ सहेंगे तो वो हमारे प्रति वफादार रहेगा। कहानियों में, फिल्मों में तो यही दिखाया जाता है। हाँ, पर क्या स्रोत इस इमोशनल कनेक्शन को पूरी तरह नकारता है? एक अच्छा सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि इमोशन का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसका तर्क ये है कि पावर डायनामिक्स में जब मतलब की बात आती है तो लेन देन हमेशा भावना पर भारी पड़ता है। मतलब ट्रांजैक्शन ओवर इमोशन। हाँ, स्रोत यहाँ फिर से मैकियावेली के क्रूर यथार्थवाद को सामने लाता है। उसका कहना है कि वफादारी भावनात्मक नहीं बल्कि ट्रांजैक्शनल होती है। लोग उसके प्रति वफादार रहते हैं जिससे उन्हें फायदा होता है,
न कि उसके प्रति जो उनके लिए खून पसीना बहाता है। तो ये पूरी तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, नो इमोशंस, जस्ट प्योर लॉजिक। फ्रॉम अ प्योरली स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट, यस। जब किसी की भूमिका सिर्फ दूसरों का बोझ उठाना है तो वो केवल उपयोगी है, एक टूल की तरह। और उपयोगिता, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अस्थायी होती है। बिल्कुल। जैसे ही कोई और व्यक्ति कम सीमाओं के साथ, कम नखरों के साथ वही सेवा प्रदान करने लगता है, पहले वाले को बिना किसी आभार या समारोह के बदल दिया जाता है। बिल्कुल। कोई याद भी नहीं रखता क्योंकि सिस्टम में कोई डिसरप्शन हुई ही नहीं। ये एक बहुत ही कठोर सच्चाई है और ये हमें उस जाल की ओर ले जाता है जिसमें एक पीपल प्लीजर फंस जाता है। वो इतना कुछ दे चुका होता है कि अब रुकना असंभव लगता है। हाँ, तो अगर ये सब इतना बुरा है तो लोग रुक क्यों नहीं जाते? रुकने से डर क्यों लगता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। स्रोत के अनुसार डर इस सच्चाई का सामना करने से लगता है कि जो कुछ भी दिया गया उसकी शायद कभी सराहना की ही नहीं गई, केवल उसका उपयोग किया गया। हाँ, रुकने का मतलब ये स्वीकार करना होगा कि इतने सालों का बलिदान, वो सारा त्याग व्यर्थ गया। इट वॉज ऑल फॉर नथिंग। ये एक बहुत दर्दनाक एहसास हो सकता है, संक कॉस्ट फैलेसी की तरह। बिल्कुल। तो वो उस पैटर्न को जारी रखता है ताकि इस भयानक सच्चाई का सामना न करना पड़े। और इसलिए जब वो व्यक्ति अंत में हिम्मत करके एक सीमा तय करता है, एक ना कहता है, तो इसे एक विद्रोह के रूप में देखा जाता है। उसके आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये इंसान अचानक ऐसा कैसे हो गया। और फिर उसे सेल्फिश, कठोर और तुम तो बदल गए हो जैसे लेबल दिए जाते हैं। हाँ, क्योंकि असल में जो बदला है वो शक्ति का संतुलन है। द पावर डायनामिक हैज शिफ्टेड। राइट। पहले शक्ति दूसरों के हाथ में थी, अब उस व्यक्ति ने उसे वापस लेने की कोशिश की है। और शक्ति संतुलन में बदलाव हमेशा प्रतिरोध को उकसाता है। लोगों को ये पसंद नहीं आता कि जिस सोर्स से उन्हें आसानी से सब कुछ मिल रहा था, अब वो बंद हो रहा है। वो आपकी बाउंड्री का विरोध नहीं कर रहे, वो आप पर अपने कंट्रोल के खत्म होने का विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी बातों का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का सार क्या निकल कर आता है? स्रोत इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, बलिदान आपकी ताकत नहीं है, ये एक रिसाव है, एक लीक। ये आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर देता है और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। और यह हमें चर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। स्रोत कहता है कि बलिदान तो केवल एक लक्षण है, अ सिम्टम। हाँ। असली बीमारी, असली नियंत्रक कुछ और है, कुछ और गहरा। हाँ, और वो है अस्वीकृति का डर, द फियर ऑफ रिजेक्शन। अस्वीकृति का डर। ये डर इतना मजबूत होता है कि यह किसी को विश्वास दिला सकता है कि शोषित होना अस्वीकार किए जाने से ज्यादा सुरक्षित है। Being exploited feels safer than being abandoned. Exactly. Right. व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं देता रहूंगा, अगर मैं यूजफुल बना रहूंगा, तो लोग मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। वो अपनी जगह बनाए रखने के लिए अपनी सीमाओं का, अपने आत्मसम्मान का सौदा कर लेता है। तो असली लड़ाई बलिदान के पैटर्न से नहीं, बल्कि उस गहरे डर से है जो इस पैटर्न को जन्म देता है। बिल्कुल। जब तक उस डर को नहीं समझा और जीता जाता, तब तक कुछ भी नहीं बदलता। पैटर्न वही रहता है, बस रिश्ते और चेहरे बदल जाते हैं। ये चर्चा वाकई सोचने पे मजबूर करती है। ये उन सभी धारणाओं पर सवाल उठाती है जो हमें अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाई जाती हैं। और शायद ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाती है, अपने जीवन के किन क्षेत्रों में कोई व्यक्ति उपयोगी होने को मूल्यवान होने के साथ कंफ्यूज कर रहा है, ऑफिस में, रिश्तों में या परिवार में। और क्या उस अंतर को साफ साफ पहचानने की हिम्मत जुटाने से डर लगता है?